पता नहीं ये मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी आदित्य की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके शरीर से खून बह रहा था। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वो मर चुका है। अरे ये तो मर चुका है। तभी आदित्य की नजर उसके हाथ पर गई जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। अरे ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है, क्यों ना इसे मैं केशव नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। हाँ। तभी आदित्य के मन में एक आवाज आई, ये गलत है, ये चोरी जैसा होगा। हाँ? क्या? नहीं, ये सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर आदित्य के मन में एक दूसरी आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। ये विचार आते ही आदित्य हीरा लेकर केशव नगर चला गया और एक जोरी के दुकान पर जाकर बोला, हाँ, अब ये मेरा हीरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जोरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है और इस युवक की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये इसका नहीं है। जोरी ने आदित्य को बहुत कम मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ इसे वापस करो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई ऐसे चिंदी फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो उठा और हीरा छीनकर जोरी को धक्का दे दिया। जोरी का सिर दीवार से टकराया और वो वही दम तोड़ बैठा। ये देखकर आदित्य के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया और उसने जोरी को मरा हुआ देखा। साथ ही उसने आदित्य के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ लिया। आदित्य घबराते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो ये नहीं दे रहा था। मैंने तो उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में मिला था ना, है ना? अब हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें ये हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था, है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वो मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम बिरजू है। मैं महाराज विक्रम के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और ये जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ ये मर गया, क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर बिरजू ने अपनी जेब से एक बड़ी पोटली निकाली। आदित्य ने देखा कि उसमें कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे
बिरजू ने आदित्य से कहा। ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा विक्रम के कोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहाँ ले आए थे। हाँ, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे, ध्यान रखना। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर बिरजू ने मरे हुए जौहरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर आदित्य को थमा दी। हाँ, अब ये मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है, ले लो। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं और बिरजू द्वारा दिए हीरे को लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़ा। बिरजू धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि आदित्य का घर किस गांव में और कहाँ है। कुछ घंटे बाद आदित्य अपने घर पहुंचा और बिरजू निश्चित होकर वहां से चला गया। आदित्य ने बिरजू द्वारा दी गई हीरे की पोटली छुपाकर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता सुखदेव को देते हुए बोला, ये लो पिताजी, महाराज विक्रम ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ आदित्य। इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा, खेत भी वापस मिलेगा और मोहिनी का विवाह ही हो जाएगा, है ना? अगले दिन आदित्य जमींदार के पास गया और उसके कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है, तो मैंने जितना कर्ज लिया था वो सूद सहित अब चुका रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, ये लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था जो मुझे ब्याज सहित मिल गया। बस बात खत्म। आदित्य जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वो स्तंभ रह गया। उसके घर में राजा विक्रम, उनके मंत्री हुकुम सिंह और 2 सैनिक खड़े हुए थे। दोनों सैनिकों ने बिरजू को पकड़ रखा था। राजा विक्रम का मंत्री हुकुम सिंह राजा विक्रम की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया है कि बिरजू इसी घर में छुपा था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो बिरजू ने ही चुराए थे। जब गुप्तचर ने कल उस जौहरी की दुकान पर छानबीन की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे आदित्य ने मारा है और मेरे साथी को भी आदित्य ने ही मारा है। ये सुनकर आदित्य के हाथ पैर कांपने लगे। राजा विक्रम क्रोधित होकर बोले, और तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे? सीधी तरह बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं? डरते हुए आदित्य ने हीरे की पोटली राजा विक्रम को थमा दी और कहा, महाराज, बिरजू झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तभी बिरजू वहां आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरों की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वो हीरा कहाँ से मिला? महाराज, जब मैं आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था
तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में यह हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना बिरजू। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा विक्रम ने ये कहा, आदित्य को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहाँ वही साधु आ पहुंचा जिसने रहस्यमय नजरों से आदित्य की ओर देखा और बोला, क्यों आदित्य, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया। मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। ये बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूं। ये मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक बिरजू को पकड़कर ले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ने फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिकी।